Hello everyone, am I audible? You can just have a thumbs up and I'll get to know yes I'm audible. Okay, perfect. So let us get started with it. एक दो बातें मैं बोलूँगा initially. I am in the hostel, so if there's any sort of a noise, तो just pardon me up because we all are hostelites most of the times, so we know okay how is the situation. एनीवेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट। एक चीज़ मैं एक और मेंशन करना चाहूँगा, अभी मैं जितनी भी चीज़ें हैंडल कर रहा हूँ आई एम डूइंग इट एट माई ओन। तो इफ़ देयर इज़ एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस और एनीथिंग लाइक रिकॉर्डिंग रुक जाती है, कुछ हो जाती है, तो उसके लिए भी शुरू में अपॉलॉजीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई एम आज़ान एंड आई एम फ्रॉम के एम सी थर्ड ईयर। अभी हमारी ऑस्पीज हो रही हैं तो फाइनली विल गेट इन टू फोर्थ ईयर एंड आई क्लियर्ड माई all right. So I cleared my USMLE Step 1 exam in November last month, and I really wanted to share my experience with the people and the journey I had because I was kind of a person जो मतलब पढ़ने में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था या है जो भी आप कह लें। तो आई रियली वांटेड टू शेयर के हाउ इट वर्क फॉर मी एंड आई रियली वांटेड के जो भी लोग यूएसएमएलई को परसू कर रहे हैं उनका ये एक माइंडसेट होता है कि इट्स अ रियली टफ जॉब टू डू। तो उस वो जो एक परसेप्शन बना हुआ था उसको एलिमिनेट करना। तो इन चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। आई हैड शेयर्ड द गूगल लिंक विद यू गाइस और उसमें मुझे ऑलमोस्ट 250 रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए थे और जब वो मैंने क्वेश्चंस मतलब पॉसिबल जो लोगों के क्वेश्चन थे वो पढ़े थे तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली ये स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं। तो इफ़ यू थिंक के व्हाट यू वांट टू आस्क वो चीज़ कवर नहीं हो रही इसमें या देयर इज सम कुछ चीज़ें हैं जो इसमें मिसिंग है तो फील फ्री टू रीच आउट। हम लोग उस पर एक और सेशन कर लेंगे। आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू गाइस, तो कोई भी इशू नहीं है उस चीज़ में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, मोस्टली लोगों ने पूछा था यूएसएमएलई के बारे में कि व्हाट इज़ यूएसएमएलई एंड हाउ डज़ इट वर्क और क्या होता है। तो यूएसएमएलई स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम। और ये क्या होता है, किस लिए होता है? एज यू नो के आफ्टर योर एमबीबीएस, अब सारे एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं तो आफ्टर योर एमबीबीएस यू हैव डिफरेंट पाथवेज। मतलब आप पाकिस्तान में रेजिडेंसी परसू कर सकते हो, आप किसी और कंट्री में, सऊदीया में डीएचए वगैरह होता है, गल्फ कंट्रीज में, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में एएमसी होता है और यूएसए में यूएसएमएलई होता है। इसी तरह कनाडा में कनाडा लाइसेंसिंग एग्जाम, कैनेडियन लाइसेंसिंग एग्जाम होता है। इस तरह डिफरेंट कंट्रीज के एग्जाम्स होते हैं। तो यूएसएमएलई का एग्जाम देने के बाद आप क्वालिफाई करते हो कि आप यूएस में जाके रेजिडेंसी कर सको, लाइक जिसे हम यहाँ पर ट्रेनिंग कहते हैं, वो ट्रेनिंग आप यूएस में कर सको। दैट इज द मेन गोल फॉर डूइंग यूएसएमएलई। फिर ये चीज़ तो हो गई कि आपने यूएसएमएलई करने के बाद क्या करना है। फिर क्वेश्चन होता है व्हाई यूएसएमएलई। तो इसका सादा सा आंसर ये है कि आपके पास डिफरेंट पाथवेज हैं और डिफरेंट पाथवेज की डिफरेंट हिरार्कीज होती हैं। लाइक सबसे पहले मतलब टफेस्ट कौन सा है, इजीएस्ट कौन सा है, इस तरह हिरार्की में चीज़ चलती है ना। तो यूएसएमएलई इज द टॉप ऑफ ऑल द पॉसिबल थिंग्स यू कैन डू। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने सबसे बेस्ट चीज़ करनी है आफ्टर एमबीबीएस, तो यूएसएमएलई इज द ऑप्शन देयर। अच्छा, just let me read your question. Residencies in USA. Obviously, USMLE is also for is only for मतलब ये है कि it's for the USA ना. I think you wanted to ask about Gulf countries. अप्लाई फॉर द रेजिडेंसीज इन द यूएसए। यस, हाँ। अच्छा, उसमें ये फैक्टर है कि जब आप स्टेप वन स्टेप टू करते हैं उसके बाद अचानक से आपका जो वो होता है एक्सपेंडिचर होता है वो बहुत ज्यादा राइज कर जाता है। लाइक जो इलेक्टिव्स वगैरह उस पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इलेक्टिव्स में एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं तो लोग क्या प्रेफर करते हैं वो। सो आई टोटली गॉट यू, आई टोटली गॉट यू। तो स्टेप वन स्टेप टू के बाद लोग क्या करते हैं, वो गल्फ कंट्रीज में अप्लाई करते हैं और वहां पर चले जाते हैं। उसका फायदा ये होता है कि वो यूएसएमएलई, ऑब्वियसली यूएसएमएलई इज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ना। तो उन लोगों को वो लोग प्रायोरिटाइज करते हैं व्हाइल गिविंग देम जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज। तो उस चीज का उसमें बेनिफिट होता है और एक प्लस पॉइंट होता है आपके लिए। तो यस, देयर इज अ प्लस पॉइंट एंड देयर इज अ बेनिफिट ऑफ डूइंग यूएसएमएलई इवन स्टेप वन एंड स्टेप टू, अगर आप फुल जर्नी परसू नहीं भी कर रहे। तो आई होप यू गॉट माई व्हाट आई मीन टू से। अच्छा, फिर ये तो रीजंस हो गई आपकी कि आपने यूएसएमएलई क्यों करना है। अच्छा, एक और चीज भी है कि यूएसएमएलई इज द ओनली एग्जाम जो कि आप बिफोर योर ग्रेजुएशन आप कर सकते हो। और जितने भी एग्जाम्स हैं, प्लैब को ले लें या यूके एमएलई है या फिर वो सऊदीया वाले एग्जाम्स हैं, जो कोई भी लाइसेंसिंग एग्जाम्स हैं वो आफ्टर योर एमबीबीएस होते हैं। यूएसएमएलई में एक बेनिफिट ये होता है कि यू कैन इवन टेक दिस एग्जाम ड्यूरिंग योर एमबीबीएस। तो वो लोग जो अपने आप को टेस्ट करना चाह रहे हैं, अपनी नॉलेज को, और जिनको मतलब थोड़ा सा ये होता है कि यार पाकिस्तान में सिस्टम अच्छा नहीं है तो वी शुड ट्राई आवरसेल्व्स ऑन समथिंग जो कि वाकई में क्रेडिबल हो, तो उन लोगों के लिए यूएसएमएलई इज अ गुड ऑप्शन।
तो ये तो रीजंस हो गए व्हाई यू हैव टू डू यूएसएमएलई। फिर उसमें बहुत ज्यादा लोग होते हैं, काफी बिगिनर्स हैं हमारे साथ, तो आई विल लाइक टू डिस्कस कि व्हाई नॉट यूएसएमएलई, क्योंकि ये भी एक एस्पेक्ट है ना कि आप यूएसएमएलई क्यों ना करें। तो उसमें एक तो ये है कि जब आप यूएसएमएलई कर लेते हो स्टेप 1 2 3, आप इस पे सारा मतलब मेंटली भी आपको ये ड्रेन करता है, फाइनेंशियली भी करता है, और साथ में मतलब फिजिकली भी आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हो, लाइक आपको 2 3 4 साल लगाने पड़ते हैं। तो उसके बाद ये होता है कि यू हैव जो जॉब मिलने के चांसेस होते हैं उसे हम मैचिंग बोलते हैं, इफ यू गाइस नो अबाउट दैट। तो वो जो मैचिंग होती है उसमें चांसेस होते हैं कि 50 to 60% लोगों को वो मैच हो जाएं, और 50 to 60% लोग मैच नहीं होते। वो खैर उसमें फिर बाद में आ जाती हैं चीजें कि आप सोप मैचिंग होती है, या फिर नेक्स्ट ईयर आप दोबारा अप्लाई कर लेते हो, वो बात की चीजें हैं। लेकिन इसमें 50 60% चांसेस होते हैं। लास्ट ईयर का जो था मैचिंग रेट, इट वॉज 60% फॉर आई मतलब जो आउटसाइड द यूएसए जो लोग होते हैं। तो ये एक इसमें वो होता है, एक तरह की अनसर्टेनिटी होती है कि अगर आप कर रहे हैं तो आपको इस चीज को भी देखकर चलना है। तो अगर आप इस तरह के बंदे हैं कि आपने बस, ये आपके माइंड सेट है कि मैंने 5 6 साल के बाद करियर सेट करना है अपना, और बस एक जगह मैंने जाकर सेटल हो जाना है, तो फिर आपको यू हैव टू लुक इनटू इट कि वाकई में आई शुड गो फॉर इट और नॉट गो फॉर इट। फिर दूसरा इसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट आ जाता है। अगर आप फुल जर्नी परसू कर रहे हैं, तो वो आगे मेरी स्लाइड आ भी रही है, उसमें मैंने फुल डिटेल में बताया कि कौन कौन से स्टेप्स हैं और क्या क्या उसमें होता है। यस, एलओआर जो होते हैं वो आपको इलेक्टिव्स में मिलते हैं, और इलेक्टिव जो है वो स्टेप 2 के बाद होता है। तो वो डिटेल जो है वो मैं उस बाद में शेयर करूंगा। वो आप यूएस में जाकर एलओआर्स लेते हो, और अगर आप पाकिस्तान में एलओआर्स की बात कर रही हैं तो कुछ लोग कहते हैं वो क्रेडिबल होते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो क्रेडिबल नहीं होते। लेकिन वो जब आप स्टेप 2 कर लेते हो, या इवन आप स्टेप 1 कर लेते हो, तो वो फिर आपको तब आपकी सोचने की चीजें होती हैं। फॉर नाउ इट डजेंट मैटर। और दूसरा ये है कि अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं स्टेप 1 से पहले एलओआर्स ले लूं या वो ले लूं, तो मेक श्योर के जो मतलब लोग इलेक्टिव्स पाकिस्तान में करते हैं, शिफा इंटरनेशनल में करते हैं, आगा खान में करते हैं, तो उन लोगों के लिए कि मेक श्योर कि आप उस पर थोड़ी सी रिसर्च कर लें कि इसका इंटरनेशनली मुझे फायदा होगा या नहीं होगा। तो मैचिंग में यस, वो मैंने बताया ना कि आपके पास 50 to 60% मैचिंग रेशियो है। मतलब अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया है तो 50 लोग मैच कर जाएंगे, और 50 लोग मैच नहीं कर सकेंगे। तो वो जो मैच नहीं कर सकते, आइदर वो नेक्स्ट ईयर अप्लाई करते हैं, या वो मे बी नेक्स्ट ईयर अप्लाई करते हैं, या उनका नहीं होता। तो ये अनसर्टिनिटी होती है यूएसएमएलई स्टेप इसके पाथवे में। तो ये चीज आपने थोड़ी सी माइंड में रखनी है। तो ये आई होप इट आंसर योर क्वेश्चन। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यूएसएम व्हाई नॉट यूएसएमएलई की चीजें समझ आ गई हैं कि क्या चीजें हैं इसके प्रोज हैं, क्या चीजें हैं इसकी कॉन्स हैं। तो इन दोनों को एनालाइज करके आपने फर्दर आगे परसू करना है, आपने जो भी डिसीजन लेना है। और ये चीजें मैंने उन लोगों के लिए नहीं बताई जिनको आइडिया है, ये बिल्कुल उन बिगिनर्स के लिए है जिनको थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं है कि व्हाट इज यूएसएमएलई, बिकॉज आई गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिसमें पीपल सेड के वी हैव नो आइडिया। तो मैंने इस वजह से ये चीज इंक्लूड किया इसमें। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि यू हैव टू पास योर सेकंड ईयर। लाइक आप सेकंड ईयर से पहले एग्जाम नहीं दे सकते यूएसएमएलई स्टेप 1 का। ऑल्दो आप रजिस्टर कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो, वो भी आपको मैं डिटेल बता दूंगा आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। बट आफ्टर योर सेकंड ईयर यू आर एलिजिबल टू सिट फॉर द एग्जाम। और उसके अलावा रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? आपका जो मेडिकल स्कूल है, इट हैज टू बी इन द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल, वो जो मैंने स्लाइड के पीछे बैकग्राउंड भी लगाया हुआ है। यस, आई एम रिसेंटली इन द आई एम डूइंग द सेम स्लाइड। वंस आई एम डन विद इट तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। फिर मैं लास्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। मैंने स्लाइड्स को बहुत ज़्यादा वो रिटन फॉर्म में वो नहीं किया, ओवरलोड नहीं किया, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी क्लासेस में स्लाइड्स पढ़ पढ़ के थक चुके होते हैं। तो आई थॉट कि इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि मैं यहाँ पर भी स्लाइड्स भरता रहूँ और लिखता रहूँ यहाँ पर। तो मैं इसीलिए काफ़ी मिनिमम से मैंने लिखा हुआ। यस, इस पर हम बात करेंगे, इसके लिए मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है। आफ्टर दैट विल गो ऑन रिसर्च एंड वॉलंटियर वर्क की बात करेंगे। मैच, यस, रिसर्च पर हम लोग जाएंगे। रिसर्च वी हैव अ सेक्शन ऑन रिसर्च, विल टॉक ऑन दैट। अच्छा, एलिजिबिलिटी की बात जो है, बिटवीन टाइम बिटवीन स्टेप 1 and 2 मैटर, ये अब वो स्टेज है जिसमें मैं हूँ अभी ना। तो यस, लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन, तो इट्स गुड कि आप स्टेप 1 के बाद इमीडिएटली और आफ्टर सम टाइम, मतलब इन द प्रॉक्सिमिटी आप स्टेप 2 को लेकर चलें साथ में। बट अगर आप लेट भी कर रहे हैं थोड़ा सा, तो इट डजेंट मैटर। मतलब मैचिंग में या उस चीज में इतना इम्पैक्ट नहीं करता है। हाँ, बहुत ज्यादा लॉन्ग ना हो, लाइक 6 7 साल ना हो, लाइक 2 साल 3 साल, इट्स फाइन। यू हैव दैट मार्जिन। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप स्टेप सेकंड ईयर आपने पास किया हो, आपका स्कूल वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स में हो। 2 3 लोगों ने मुझे रीच आउट किया था और उन्होंने कहा था कि हमारे कॉलेज से किसी ने भी अभी तक स्टेप पास नहीं किया हुआ। तो ये उन लोगों के लिए कि यू हैव टू चेक कि आपका कॉलेज जो है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स में आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो यू हैव टू टॉक टू योर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, और वो फिर आपको फर्दर गाइड कर देंगे। और यहाँ पर अगर कोई इस तरह का बंदा है तो यू कैन रीच आउट टू मी, तो वी कैन टॉक ऑन डिटेल अबाउट दिस कि मतलब इस पे आगे क्या करना है। बिकॉज आई इंटरेक्टेड विद लॉट ऑफ पीपल जिनका सेम यही वाला इशू था कि उनका कॉलेज रजिस्टर्ड नहीं था, या कॉलेज में किसी और ने पहले स्टेप 1 यूएसएमएलई दिया हुआ नहीं था। तो इसको फिर हम वहां पर डील करते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टू द नेक्स्ट स्लाइड। जस्ट गिव मी अ मिनट।
ओके, सो नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ब्रेकडाउन। ये अगर क्वेश्चंस आए हुए थे ना, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वाले क्वेश्चन थे कि कॉस्ट ब्रेकडाउन क्या है, कॉस्ट ब्रेकडाउन क्या है। तो ये मैंने ओवरऑल पूरे यूएसएमएलई जर्नी का कॉस्ट ब्रेकडाउन लिखा हुआ है। इसके लिए एक यूट्यूब पर वीडियो है, द न्यू यूएसएमएलई द हिडन कॉस्ट ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर इन। ये आप देख लें, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन भी कर लेता हूँ, एंड यू कैन सर्च इट आउट। यहाँ पे आपको डिटेल में चीज़ मिल जाएगी और यू कैन इजीली गेट इट। लेकिन ओवरऑल जो टोटल कॉस्ट है यूएसएमएलई के सारे स्टेप्स पर, इट इज अबाउट $26,000 यूएस डॉलर। और इसको अगर आप पाकिस्तानी उसमें कन्वर्ट करें तो लाइक 30, 40, 50, 60 इस रेंज में मूव करता है लैक्स में। अच्छा, फिर उसके बाद ये इन्होंने डिफरेंट स्टेप्स लिखे हुए हैं। इजी फैमिली रजिस्ट्रेशन है, ये $100 में होती है आपकी। ये आप फर्स्ट ईयर में भी कर सकते हो, सेकंड ईयर में भी कर सकते हो, कहीं किसी भी आप ईयर में हो आप इजी फैमिली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और अगर किसी ने करनी है तो हम लोग इस पर एक छोटा सा अलग से सेशन रख लेंगे, तो आई कैन गाइड यू ऑन दैट। लेकिन इजी फैमिली रजिस्ट्रेशन आप कहीं भी किसी भी टाइम कर सकते हो, और इट कॉस्ट $100। फिर उसके बाद आ जाता है स्टेप वन। स्टेप वन आप तभी दे सकते हो जब आपने सेकंड ईयर क्वालिफाई कर ली होती है, ठीक है। ये लिखी हुई है यहाँ पे स्लाइड में पीछे, ऑल्दो इट इज अ बिट मैट, बट स्टिल अगर नजर आ रहा होगा आपको। तो स्टेप वन में आप क्या कर रहे हो, यू हैव टू सिट फॉर इट आफ्टर योर सेकंड ईयर, बिफोर योर सेकंड ईयर ट्रम्प्स पॉलिसी ऑन वीजा। अच्छा, वीजा इस तरह है कि वो आपको इलेक्टिव्स के लिए चाहिए होता है ना, इलेक्टिव्स के लिए और फिर मैचिंग के लिए। तो जो आपके मेडिकल कम्युनिटी होती है वो J1 वीजा यूज करती है, वो HB वीजा यूज नहीं करते। तो जो ट्रम्प की पॉलिसी थी आई गेस वो H2B वीजा के लिए थी, J1 वीजा के लिए नहीं थी। तो खैर वंस यू विल गेट अ बिट फेमिलियर विद द थिंग्स, तो आपको खुद ही आइडिया होता जाएगा कि यू हैव ऑप्शंस एंड यू कैन इजीली गो। इवन अभी हमारे सीनियर्स हैं, वो जा रहे होते हैं, मतलब आफ्टर द ट्रम्प पॉलिसी दे आर गोइंग, दे कीप गोइंग। उसके अंडर मेडिकल प्रोफेशनल नहीं आते, J1। यस यस यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। J1 वीजा जो है वो आप यूएसएमएलई के लिए और इलेक्टिव्स के लिए यूज करते हो, और वो उसमें नहीं आता, वो H2B पॉलिसी में नहीं आता ट्रम्प की सॉरी। तो ये हो गया आपका स्टेप वन है। आफ्टर यू दैट यू हैव योर स्टेप टू। स्टेप टू आप अप्रिशिएबल है कि आप फाइनल ईयर में दो या आफ्टर योर फाइनल ईयर दो, बट अभी ये ट्रेंड आ रहा है कि लोग फोर्थ ईयर में भी करते हैं, फाइनल ईयर में भी करते हैं। तो ये स्टेप टू का एक जनरल टाइमलाइन होती है। फिर ओईटी होता है। ओईटी क्या होता है? इट इज अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिस तरह आइलेट्स है या आपका टॉफल्स होता है, इसी तरह ओईटी का एक टेस्ट होता है। फिर इसकी भी अलग कॉस्ट है। ये सारी कॉस्ट आप वो वीडियो जाकर देख लें, तो यू विल गेट टू नो अबाउट दैट। Yes, it's 73 lakhs. इसीलिए मैंने इसको पहले डिस्कस किया था पहले। Wasn't ECFMG discontinued, like now there is another body? Yes, there is another body, but ये changes जो हैं ये आते रहते हैं। Even when I was applying for the step one, तो उसमें भी उन्होंने चेंज किया था। ये जो माइंड टेल्थ का पोर्टल है, इससे पहले एक और साइट थी, लेकिन ये आपको इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करती। ये बहुत माइल्ड सी चीजें हैं, लाइक दे हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन ओवरऑल हाउ यू आर अप्लाइंग और हाउ यू आर डूइंग। सॉरी। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज इलेक्टिव्स। तो मेन खर्चा जो आपका आता है ना 20, 30, 40 लाख रुपए का, वो इलेक्टिव्स पर आता है। और इसीलिए लोग जो है स्टेप वन स्टेप टू करते हैं, एंड देन कुछ लोग होते हैं वो इलेक्टिव्स को पोस्टपोन कर लेते हैं। लाइक वो फाइनल ईयर में स्टेप टू दिया तो स्कोर मैटर करता है, स्टेप टू का स्कोर मैटर करता है, स्टेप वन में तो पास फेल है डेफिनेटली। अच्छा, स्टेप टू का स्कोर ये है। जब हम स्टेप टू पर बात करेंगे तो उसमें मैं डिटेल में बात कर लूंगा कि स्टेप टू में क्या होता है, बट यूजुअली 250 प्लस स्कोर ऑन स्टेप टू इज अ गुड स्कोर। फिर उसमें आप 260 ले रहे हो, 260, 270 ले रहे हो, जिस भी रेंज में ले रहे हो, बट 250 प्लस इज अ गुड स्कोर फॉर IMGs। और हाईएस्ट जो होता है वो 280 प्लस होता है। ओके, सो वील टैकल द क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशन, ताकि अभी हम लोग जल्दी से एक गो थ्रू कर लें स्लाइड्स का। बाकी आखिर में मैंने टाइम रखा हुआ है, हम लोग उसमें विल डू द क्वेश्चन थिंग। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव इज इलेक्टिव्स। और इलेक्टिव्स जो हैं वो आप जो LORs की बात हो रही थी, तो जो LORs आपको यूएसएमएलई के लिए चाहिए होते हैं वो यूएस से चाहिए होते हैं। लाइक आपने उनको बताना होता है कि हमने हम यूएस में गए हैं, हमने यूएस का जो सिस्टम था, हेल्थ सिस्टम था, उसको हमने ऑब्जर्व किया है, और वी नो कि हाउ द थिंग्स वर्क, प्रोटोकॉल्स क्या है, एथिक्स क्या है, चीजें क्या है, एंड नाउ यू शुड काउंट अस इन योर मैच। ये आ रही है, ये चीज, ये सारी चीजें आ रही हैं, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। अगर कोई चीज मिस हो जाती है तो लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन है, विल डेफिनेटली कवर इन दैट, वो कवर हो जाएंगी चीजें। अच्छा, तो इलेक्टिव्स आपके उसके लिए होते हैं, फिर वहां पे आप हॉस्पिटल्स के साथ इलेक्टिव्स करते हो, उसकी फिर अलग से डिटेल है, वो भी हम एक शॉर्ट सा कर लेंगे, सेशन उस पर कर लेंगे। बट वो मैं खुद भी नहीं किया अभी तक, तो आई कैन नॉट रियली गाइड यू वेल। तो जिन लोगों ने किया है तो वो आपको बेहतर बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं इलेक्टिव्स के बारे में। बट एज फार एज आई नो, तो वो आपको LORs वहां से लेने होते हैं, एंड देन वो जो है आपके जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसमें काउंट होते हैं वो।
फिर ईसी फिल्म की सर्टिफिकेशन है, जब स्टेप 1 स्टेप 2 आपका हो जाता है तो ये एक प्रोसेस होता है, बस एक फिर वो है जिसे आप कहते हो पेपर वर्क टाइप थिंग है। तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन टाइप थिंग होती है, इसमें थोड़े से आपके पैसे लगते हैं। और ये सर्टिफिकेशन वाला प्रोसेस जो है ये इन्होंने अभी अभी भी स्टार्ट कर दिया, लाइक इवन आपको स्टेप 1 से पहले भी ये करना पड़ता है, और उसके लिए आपको $560 पे करने पड़ते हैं। तो मतलब ये है कि इसमें मतलब कुछ करना नहीं है आपने, जस्ट यू हैव टू गिव सम डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स क्या है, लाइक आपने अपना कॉलेज का बताना है, ग्रेजुएशन ईयर का बताना है, दैट्स इट, यू हैव टू डू। अच्छा, एनआरएमपी मैच, फिर ये मैचिंग से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं, आपने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में अप्लाई करना होता है एंड द मैच प्रोसेस एंड एवरीथिंग, और फिर उसके बाद वीजा है, और फिर टोटल कॉस्ट है। तो एक टोटल कॉस्ट कुल मिला के $26,000, और किसी ने भी कमेंट किया था कि इट इज अबाउट 73 लाख पाकिस्तानी रुपीज। तो ये एक ब्रेक डाउन हो गया फुल यूएसएमएलई जर्नी का। तो आई होप कि जिन्हें नहीं था आइडिया उनको आइडिया हो गया होगा कि पासपोर्ट इज मिसिंग। अच्छा, जो एलिजिबिलिटी है, डेफिनेटली जब आप एलिजिबिलिटी में जब मैंने बात की थी तो आई मिस टू मेंशन कि आपको एक तो सेकंड ईयर पास होना जरूरी है, दूसरा आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है। लाइक आप जो अप्लाई करते हो ना, वो पासपोर्ट के थ्रू करते हो, जिस तरह हम लोकली अप्लाई करते हैं तो हम आईडी कार्ड के थ्रू करते हैं। तो इंटरनेशनल आइडेंटिटी कार्ड आपका क्या होता है? आपका पासपोर्ट होता है। तो यू मस्ट हैव योर पासपोर्ट टू अप्लाई फॉर योर फैमिली स्टेप 1। सिंगल नेम इन द, अच्छा, ये सिंगल नेम इन द पासपोर्ट है, ये इशू था अभी भी रिसेंटली वन ऑफ माय क्लास फेलोज। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको रेक्टिफाई कर लें, मतलब हो सकता है, पॉसिबल है इसको रेक्टिफाई करना, क्योंकि लॉन्ग रन में जो चीज़ इशू कर रही है तो बेहतर है कि आप उसको अभी सॉर्ट आउट कर लें, ताकि बाद में जाके वो ज़्यादा इशू ना करे। ओनली सर नेम इज देयर। जवेरी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट ये है कि जहां तक मैंने सुना है कि यू हैव टू रेक्टिफाई इट, यू हैव टू, बट फिर भी मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दिस। सॉरी, आई मिस योर क्वेश्चन, किरण। अगर इज देयर एनी लिमिट टाइम फॉर, नो देयर इज नो टाइम लिमिट, इवन यू कैन अप्लाई इन फर्स्ट ईयर। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई लिमिट नहीं है, यू जस्ट नीड टू हैव योर पासपोर्ट एंड यू कैन अप्लाई। स्टेप 1 के लिए अप्लाई करते हुए आपको सेकंड ईयर के बाद आपने अप्लाई करना है, और पासपोर्ट तो होता ही होता है। लेट्स जस्ट जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, दिस वाज द क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा, लाइक एवरी सेकंड पर्सन आस्क्ड वेयर टू स्टार्ट। तो इसका मैंने एक बड़ी सी पिक्चर बनाई है आगे फर्स्ट एड की, एंड आई थिंक दैट्स द ओनली स्टार्टिंग पॉइंट, लाइक द बॉटम लाइन जो है आपके लिए वो आपकी फर्स्ट एड है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, एग्जाम विंडो क्या होता है? अच्छा, एग्जाम विंडो की हम बात करेंगे, उसमें आपका ये होता है कि ट्रायल जब आप बुक करते हो तो आप 3 महीने के अंदर अंदर आपने एग्जाम देना होता है, नहीं तो फिर आपका आप, लाइक वो हम बाद में जब स्टेप 1 की पर्टिकुलरली बात करेंगे तो हम उस पर चले जाएंगे कि वो क्या होता है। टेस्ट थ्रू आउट द ईयर होता है। सो अच्छा, नाउ वील टॉक अबाउट द फर्स्ट एड। फर्स्ट एड जो है आपने बहुत से लोगों से सुना होगा, इट्स द बाइबल। बहुत से लोग कहते हैं कि फर्स्ट एड इज अ रिव्यू बुक, तो ये मतलब बहुत कॉम्प्लिकेट कर देती है ना चीजों को। बट मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊंगा, जब आपने कोई एग्जाम प्रिपेयर करना होता है तो आप एक बुक को उठाकर देखते हो कि यार ये बुक मैं देखूंगा और इससे एग्जाम आएगा। तो फर्स्ट एड इज द बुक जो जिससे आपका एग्जाम आएगा, बस आपने अपने माइंड में एक ही चीज रखनी है, दूसरी कोई बात रखनी ही नहीं है, कि फर्स्ट एड इज द बुक जिससे आपका एग्जाम आएगा, क्योंकि फर्स्ट एड कंटेन्स ऑल द नेसेसरी थिंग्स इन अ वेरी कॉन्साइज एंड प्रिसाइज वे। एंड ये सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी लोग स्टेप 1 देते हैं वो फर्स्ट एड यूज करते हैं। अगर आपको कोई कह रहा है कि कैप्लन यूज करो या कोई नोट्स यूज कर लो, ठीक है, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, वो कुछ लोगों के लिए काम करते हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं करते, लेकिन वन यूनिवर्सल जो आपके लिए वो है बुक है, दैट इज योर। अच्छा, इस पर हम बात करेंगे, ये दिस वाज आल्सो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन कि वेयर टू। किरण ने बोला यस, बूट कैंप प्लस फर्स्ट एड। यस, डेफिनेटली बूट कैंप इज अ लेक्चर सोर्स, व्हाइल फर्स्ट एड इज अ लिटरेचर सोर्स। मैं बुक की बात कर रहा हूँ कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, आप सेकंड ईयर में हो, आप इवन, मैं एमबीबीएस में आए भी नहीं हूँ, अगर आपने स्टेप 1 करना है ना, तो आपने बस फर्स्ट एड लेके अपने पास रख लो एंड स्किम थ्रू इट, उसको देखो कि उसमें क्या है क्या चीज नहीं है। वील टॉक ऑन लेक्चर्स आफ्टर दैट, बट फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना, लेक्चर से भी पहले वो फर्स्ट एड है। लाइक फर्स्ट एड का नमल बदल जो है, लाइक इसका अल्टरनेटिव कोई नहीं है आपके पास। फर्दर हम बात करेंगे कि इसको आपने कैसे लेकर चलना है एंड हाउ यू हैव टू वर्क विद इट। तो ये करना है, लेकिन जो लोग कह रहे थे ना वेयर टू स्टार्ट विद, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय फर्स्ट एड इन अ हार्ड फॉर्म, रिसेंटली जो भी है 2025 की, 2025 26 आने में आई गेस 2-3 महीने हैं, तो यू शुड गेट 2025 वाला वर्जन। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। वील डेफिनेटली टॉक ऑन दैट जलाल के हाउ टू स्टार्ट स्टडी फ्रॉम योर सेकंड ईयर। उस पर अलग एक स्लाइड बनाई हुई है मैंने, वो मैं सारे ईयर्स की बात करूंगा कि कौन से ईयर में आपने स्टडी स्टार्ट करनी है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप फर्स्ट एड लेते हो ना, फर्स्ट एड इज अ वेरी, जैसे आप कहते हो होल एक पैकेज है आपके पास, तो उसी में ही एक ये पेज पे लिखा हुआ था, और आई टुक अ स्नैप आउट ऑफ इट ताकि मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं यहाँ पे।
कि आपने कैसे अपने स्टेप वन की तैयारी करनी है। ईयर्स प्रायर है, मंथ्स प्रायर है, और फिर उसके बाद वीक्स प्रायर है। आप जो मोस्टली लोग अभी यहाँ पर हैं वो वीक्स प्रायर और मंथ्स प्रायर वाले हैं। तो उसमें इसने दिया हुआ है, यूज टॉप रेटेड रिव्यू रिसोर्सेज फॉर फर्स्ट ईयर मेडिकल स्कूल आज फॉर एडवाइस फ्रॉम दोज हु हैव रिसेंटली टेकन यूएसएमएलई स्टेप वन। तो सेकंड चीज जो है वो तो डेफिनेटली आप सब लोग कर रहे हैं। और फर्स्ट चीज जो है, यूज द हाई और टॉप रिव्यू रिसोर्सेज फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स। तो टॉप रिव्यू रिसोर्सेज क्या है आपकी, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे। लेकिन वो लोग जो हैं जो लाइक दे आर कंफ्यूज के अभी हम लोगों ने क्या करना है और क्या नहीं करना। मंथ्स प्रायर वाले काफी लोग हैं, बिकॉज मेनी ऑफ द पीपल फ्रॉम थर्ड ईयर एंड सेकंड ईयर ज्वाइन, तो दे शुड रीड दिस के यू हैव टू नो अबाउट द फॉर्मेट एंड यू हैव टू अप्लाई फॉर द थिंग्स। और ये एक जनरल सी स्लाइड थी, बट ये फर्स्ट एड में थी एंड आई रियली वांटेड टू ऐड दैट, तो ये मैंने इस वजह से यहाँ पर ऐड किया। और टॉप रेटेड रिव्यू रिसोर्सेज ऑन फर्स्ट एड, जिनके पास फर्स्ट एड है वो फर्स्ट एड का आखिरी पेज खोलेंगे ना, तो मतलब आखिरी सेक्शन है, तो वहां पे एक टॉप रेटेड रिव्यू रिसोर्सेज के नाम से एक पूरा सेक्शन फर्स्ट एड में बना हुआ है। आई विश आई कुड शेयर द स्क्रीन, बट मेरी स्क्रीन अभी फिक्स्ड है। तो लेट मी सी के इफ यू कैन गिव मी 5 मिनट्स, 5 मिनट्स नहीं, बस 1-2 मिनट में स्क्रीन को मूव करता हूँ उस पर। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल नाउ, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं होगा फिर आई गेस। एनीवेज, अच्छा, सो ये फर्स्ट एड आपका, और फर्स्ट एड में यू हैड टॉप रिव्यू रिसोर्सेज, ये सेक्शन है टॉप रिव्यू रिसोर्सेज का, ठीक है। और इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि कौन सी अच्छी रिसोर्सेज हैं, ए प्लस है, कौन सी एवरेज रिसोर्सेज हैं, कौन सी बुरी रिसोर्सेज हैं। और मतलब ये ए प्लस और ये इस तरह इन्होंने किया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे जाके आपको टॉप रेटेड रिसोर्सेज का लिखा हुआ है, इन्होंने क्वेश्चन बैंक्स की बात की हुई है, एनबीएमई प्रैक्टिस एग्जाम, जिनको एनबीएमईज का नहीं पता हो, एनबीएमईज जो होते हैं वो प्रैक्टिस एग्जाम्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। यूवर्ल्ड जो है उसको ए प्लस रिसोर्स का नाम दिया हुआ है। फिर एम बॉस है और ये दूसरे क्यू बैंक्स हैं, इनको ए नेगेटिव, मतलब नॉट दैट मच गुड, बट मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपके पास एनबीएमईज होने चाहिए, यूवर्ल्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद मोबाइल ऐप्स की बात की हुई है, आनकी है, आनकी इज अ रिवाइजिंग टूल, इसके बारे में मैंने अलग स्लाइड बनाई हुई है, उसको हम डिस्कस करेंगे। आर्मांडो दिया हुआ है, पर्सनली मैंने आर्मांडो बिल्कुल भी यूज नहीं किया, मुझे नहीं अच्छा लगता था, बिकॉज जो ए रिसोर्सेज है ना वो आपकी मर्जी है, आप यूज करो या ना करो। लेकिन ए प्लस रिसोर्सेज जो है वो मतलब हर बंदा यूज करता है, तो दैट्स व्हाट ए प्लस मींस। और बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स है, बीएनडी जो लेक्चर्स की बात हो रही है। फिर फ्री 120s है, मेलमैन है, पिक्चराइज है, और स्केची है। ये आपके पास जो है रिसोर्सेज और मोबाइल ऐप्स एंड एवरीथिंग है, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट एड में आपके पास दी हुई हैं चीजें जो वर्ल्ड वाइड यूज होती हैं, ये मैं खुद से नहीं बता रहा, या एक दो बंदे आपको नहीं बता रहे, ये वर्ल्ड वाइड एक पूरा उनका सेंसस हुआ था, एंड देन दे गॉट टू नो कि ये अच्छी रिसोर्सेज हैं और ये बुरी रिसोर्सेज हैं। बाकी ये बी वाली रिसोर्सेज हैं, तो आई डोंट थिंक वी नीड टू रीड देम। कॉम्प्रिहेंसिव जो लेक्चर है, सॉरी जो बुक्स हैं या लिटरेचर है, उसमें कौन सी रिसोर्सेज हैं, फर्स्ट एड है आपके पास, और ये देखें फर्स्ट एड के लाइक जनरल प्रिंसिपल्स, ऑर्गन सिस्टम, लाइक फर्स्ट एड बुक सिंपली। ये तीनों ए फर्स्ट वाले जो हैं ये फर्स्ट एड है, तीनों फर्स्ट एड्स की बात हो रही है। बाकी अगले रिसोर्सेज पर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो है मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या यूएस बेस्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी होता है, तो डोंट नीड टू गो ओवर दीज। मेरे बताने का मकसद ये है कि आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि थ्रू आउट अच्छी रिसोर्सेज कौन सी हैं और बुरी रिसोर्सेज कौन सी हैं। फिर उसके बाद न्यूरोनॉटमी और ये जो है नेटर्स वगैरह जो है, ये बी पॉजिटिव मतलब बहुत दूर की रिसोर्सेज हैं, मतलब बीआरएस वगैरह एंड एवरीथिंग। और फिर रैंडी नील है, बायोस्टेट्स में आपके पास अब लिपन कॉट वगैरह। अब देखें ये इंटरनेशनल बुक्स हैं, अगर आपको कोई कहता है ना कैपलैन है, लिपन कॉट है, तो डेफिनेटली दे आर इंटरनेशनल बुक्स, दे आर यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स। बट द थिंग इज कि यूएसएमएलई में कितनी प्रोडक्टिव है, ये चीज आपको यहाँ पर पता चलती है, इट इज बी पॉजिटिव, लाइक इट्स नॉट ए पॉजिटिव, इट्स नॉट ए नेगेटिव, ये फिर उसके बाद की रेंज है। तो मतलब अगर आपने वो ए वाली और बी ए प्लस वाली और ए नेगेटिव वाली की हुई है रिसोर्सेज, तब आपने इनकी तरफ जाना है फॉर योर यूएसएमएलई प्रिपरेशन, नॉट फॉर योर केएमयू प्रिपरेशन और योर लोकल एग्जाम प्रिपरेशन। मैं जनरली यूएसएमएलई ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ आपसे कि उसका कंटेंट कहाँ से आता है। फिर उसके बाद माइक्रो है, इम्यूनो है, फ्लैश कार्ड्स वगैरह हैं। फ्लैश कार्ड्स के बारे में मैं बता दूंगा कि आप हाउ यू कैन यूज देम। अच्छा, फिर उसके बाद ए प्लस रिसोर्स में एक और रिसोर्स है, दैट इज पैथोमा, ठीक है। पैथोमा आपकी दोबारा से आ गई है ए प्लस रिसोर्स में, दैट्स लाइक वेरी गुड रिसोर्स। और ये आपका हो गया
तो ये आपके रिसोर्सेज थे जो फर्स्ट एड ने खुद आपको दिए हुए हैं। लेकिन ये है कि अब आगे जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं बताऊंगा कि मैंने कौन से यूज किए थे, पाकिस्तान में कौन से यूज होते हैं, लोकल स्टूडेंट्स कौन से यूज करते हैं। फिर उसमें ये होता है कि अगर आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में दे रहे हो तो तब आप कौन से रिसोर्स यूज कर लो, और फाइनल ईयर में दे रहे हो तो तब कौन से रिसोर्सेज यूज कर लो। तो ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आती है। ये आप जिस भी बंदे से सुनो कि एक बंदा आपको कहेगा स्केची अच्छे से कर लो, एक बंदा आपको कहेगा पिक्चराइज कर लो, तो यू हैव टू थोड़ा सा आपने अपना यूज करना है कि आपको कौन सी चीज सूट कर रही है। तो मैं आपको जो मैंने स्लाइड बनाई हुई है उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि व्हाट आर द प्राइमरी रिसोर्सेज जो हर बंदे ने यूज करनी है, और कौन से सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज हैं। सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज में आप अप एंड डाउन कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस, लेकिन जो प्राइमरी रिसोर्सेज हैं उनमें आप अप एंड डाउन नहीं कर सकते हो, और प्राइमरी रिसोर्सेज में वही आपकी ए पॉजिटिव वाली रिसोर्सेज आती हैं सारी। तो खैर उस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये मेरा बताने का मकसद ये था कि फर्स्ट एड में सारी चीजें अवेलेबल हैं। इफ यू गो थ्रू योर फर्स्ट एड तो यूल गेट एन आइडिया अबाउट दिस। एंड जस्ट गिव मी अ सेकंड ताकि मैं स्क्रीन दोबारा शिफ्ट कर सकूं स्लाइड्स पर। आई होप इट इज विजिबल नाउ। ओके परफेक्ट। सॉरी। ओके सो अच्छा, नेक्स्ट जो है वो जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस आई रिसीव्ड, और मैंने उसकी बेस पर ये स्लाइड बनाई है। सबसे पहले ये है कि जब भी आप यूएसएमएलई की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो यू हैव टू डिफाइन योर टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब ये है कि इट डजेंट मैटर कि आप उसको थर्ड ईयर में दो, फोर्थ ईयर में दो, फाइनल ईयर में दो, लेकिन जब भी आप दे रहे हो आपने पहले मेंटली अपने आप को रेडी करना है। यू हैव टू टॉक टू योर, मतलब जो भी बड़े हैं उनसे बात कर लो, पेरेंट्स से, कि मैंने स्टेप वन देना है और आई हैव टू डू दिस। एंड क्योंकि ये आपको मेंटली भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रखता है, आपको फिजिकली भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रखता है, और फाइनेंशियली भी आपको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करता है। मतलब यह है कि आपने अपना सारा अटेंशन जो है एक चीज को देनी होती है, तो उसके लिए आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मेक श्योर कि आप जब भी ये डिसीजन लो आप वेल थॉट डिसीजन लो। इस तरह नहीं है कि आपने जोश में आकर बस एक दो दिन यू गॉट एक्साइटेड कि मैंने स्टेप वन करना है, यू टुक फर्स्ट एड एंड देन यू स्टडीड फॉर 2 or 3 days consecutively एंड देन बस यू गॉट टायर्ड एंड देन यू सेड कि नहीं चलो मैं बाद में कर लूंगा। दैट्स नॉट द वे यू डू इट। और इसके बारे में एक चीज जो फ्रेज मशहूर है यूएसएमएलई के बारे में, वो ये है कि इट्स नॉट अ sprint, it's not a sprint, it's not a marathon, sorry I just, it's not a sprint, it's a marathon, sorry। मतलब ये है कि ये एक मतलब एक वो नहीं है कि आपने अभी स्टार्ट किया और एकदम से आपने आकर खत्म कर दिया। इट्स लाइक कि यू हैव टू स्टार्ट इट एंड यू हैव टू कीप गोइंग विद इट एंड यू हैव टू गेट योरसेल्फ यूज्ड टू इट, ठीक है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी करो आप अपने लिए एक टाइमलाइन डिसाइड करो कि मैंने अगर थर्ड ईयर में करना है तो मैंने ये चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी है। अब मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं तो व्हेन आई स्टार्टेड इन थर्ड ईयर तो आई हैड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब आई कैंट रियली एक्सप्रेस दैट कि मैंने कितनी चीजों को कर्टेल ऑफ किया था। तो यू हैव टू गेट रेडी फॉर दैट मेंटली, देन यू कैन स्टार्ट विद इट। फिर ये है कि थर्ड ईयर वर्सेस फोर्थ ईयर, ये क्वेश्चन आया था एंड लाइक एवरीवन इज आस्किंग, इवन व्हेन आई टॉक टू माय क्लास फेलोज तो उनके साथ भी यही होता है कि थर्ड ईयर में करना चाहिए, फोर्थ ईयर में करना चाहिए। सी जो यूएसएमएलई का कंटेंट है उस पर हम आगे जाके बात भी करेंगे कि यूएसएमएलई के कंटेंट में है क्या। उसमें 60-70% कंटेंट जो है आपका वो थर्ड ईयर से स्टार्ट होता है, लाइक पैथोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, और एथिक्स ले लें। एथिक्स तो खैर इट्स ऑल ओवर देयर थ्रू आउट द एमबीबीएस, लेकिन जो मेजर आपका 60-70% पोर्शन है वो आपका थर्ड ईयर से स्टार्ट होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं थर्ड ईयर में करता हूँ तो थर्ड ईयर में फिर आपको सारी चीजें ऑल ऑफ अ सडन एकदम से स्टार्ट लेना है, किक स्टार्ट लेना है आपने, और सारी चीजों को बस पुश करके अपने साथ चलना है। जबकि फोर्थ ईयर में जब आप स्टार्ट लोगे तो आपको एक प्लस पॉइंट ये होगा कि आपने थर्ड ईयर में वो चीजें पढ़ी हुई होंगी, लाइक आपने एग्जाम के एमयू का या जो भी आपकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है, एग्जाम कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी है, उसका एग्जाम आपने दिया होगा और आप चीजों के साथ काफी हद तक फेमिलियर होगे। लाइक अगर आपने वर्ड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इस वर्ड मतलब ये है क्या। जब मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, मैंने अपनी सेकंड ईयर की ऑस्पी के एक हफ्ते बाद स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, और जब मैंने बुक खोली थी तो मुझे नहीं पता था स्टेफ ऑरियस क्या होता है। लेकिन अनलाइक मी, अगर आपने फोर्थ ईयर में स्टार्ट किया तो डेफिनेटली यू विल गेट टू नो कि स्टेफ ऑरियस क्या होता है, ये पैथोजन क्या होता है, पैथोलॉजी क्या होती है, तो यू विल हैव अ वेरी गुड आइडिया अबाउट दैट। तो ये प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो सी कि आप कौन सी चीज में आप
फिट इन करते हो। आइदर आपको थर्ड ईयर में जाना है तो आप थर्ड ईयर में कर लो, फोर्थ ईयर में। अच्छा, फिर थर्ड ईयर में जाने का एक और ये भी होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मेरा प्लान ये था कि आई हैव टू गो फॉर इलेक्टिव्स एंड स्टफ, तो मैं ये था कि मैं एज सून एज पॉसिबल मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ और फिर मेरे पास जो टाइम होगा फाइनल ईयर में मैं इलेक्टिव्स करूंगा। तो ये मेरा माइंडसेट था, तो मैंने ये लेकर चला। लेकिन अगर आपका ये है कि आपने इलेक्टिव्स आफ्टर योर ग्रेजुएशन करने हैं या आफ्टर योर हाउस जॉब करने हैं, तो फिर उस हिसाब से आप अकॉर्डिंगली चीजों को प्लान करो। तो ये फिर आप पर डिपेंड करता है। लेकिन जब भी प्लान करो प्रॉपर एक स्केड्यूल बनाओ और एक प्रॉपर पाथवे, मतलब मेंटली अपने आप का एक रेडी करके बनाओ वो चीज। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। और आई होप कि अब कोई मुझसे नहीं पूछेगा कि थर्ड ईयर वर्सेस फोर्थ ईयर कौन सा बेहतर है और कौन सा बेहतर नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज, यू हैव टू चूज दैट। फिर है यूएस रिसर्च वर्सेस यूएसएमएल स्टेप वन। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। अच्छा, जब भी आप एकेडमिक्स की बात करते हो ना, तो एकेडमिक्स में आपके पास दो ही चीजें आती हैं। एक तो आप अच्छे मार्क्स परसू करो, दूसरा ये है कि आप रिसर्च में अपने आप को एक्सेल करो, ठीक है। लेकिन दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। लाइक रिसर्च जो है, डेफिनेटली जब आप रिसर्च कर रहे होते हो तो आपको एक तरह से एक्सपोजर मिलता है, यू गेट टू इंटरेक्ट विद द पीपल, एक मतलब इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी के साथ आप लिंक अप हो जाते हो। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू व्हाइल बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट। और दूसरा ये है कि जब आप रिसर्च कर रहे होते हो तो आपको मतलब ये है कि rather than wasting time you are doing something productive, ठीक हो गया। और यूएसएमएल स्टेप वन का ये है कि जब आप लाइक इफ यू आर डूइंग प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, तो आप अपने आप को मेंटली जो है, और no, they really don't matter in step one and matching and everything. They really don't matter. But ये है कि पास किया हो, अब इतना भी ना हो कि you fail your exams, professional exams, and then वो चीज भी एक it's not a good thing. Make sure you pass it, but कोई distinction लेना या बहुत ज्यादा good marks and everything, that really doesn't matter. सो या अच्छा, अब रिसर्च क्या है? रिसर्च इज अ स्किल। लाइक अगर आप फर्स्ट ईयर में हो आप तब भी रिसर्च सीख सकते हो, आप सेकंड ईयर में हो आप तब भी रिसर्च सीख सकते हो और कर सकते हो, और अगर आप फाइनल ईयर में हो, ग्रेजुएट हो, आप तब भी रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। ये रिसर्च इज अ स्किल। जबकि स्टेप वन जो है दैट इज एन अचीवमेंट। वो ये है कि आपने आपके पास एक एक चीज आपने कर ली, उसको आपने रिपीट नहीं करना दोबारा, या उस चीज को आपने मतलब वो नहीं करना। जस्ट गिव मी अ मिनट। और कॉल विल एंड इन 15 मिनट्स, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, एंड वंस इट एंड्स, तो अगर हमारा कंप्लीट हो जाता है तब तक तो दैट्स गुड, एंड इफ इट डजंट तो हम लोग दोबारा एक नया लिंक क्रिएट कर लेंगे एंड वी विल टॉक दैट टाइम। तो आई टोल्ड यू कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप एग्जाम दे ही नहीं सकते हो ना, यू आर ओनली एलिजिबल फॉर एग्जाम इन योर थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का तो वो चीज ही हो जाती है ना खत्म। रह गई बात प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन की बात वो मैं कर रहा हूँ आगे कि आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में प्रिपरेशन कैसे करनी है। यस, वो नेक्स्ट पॉइंट वही है, आई विल एक्सप्लेन दैट। लेकिन ये जो रिसर्च वर्सेस यूएसएमएल वाली चीज है ना, अब मेरे अपने क्लास फेलोज हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, और उनका ये था कि दे वांटेड टू डू स्टेप वन एंड देन दे सेड कि नाउ वी आर डूइंग if the sorry I didn't let me read your question. It's relevant, तो मैं इसको अभी ऐड कर देता हूँ। You allow you to add limited number of researches to your CVs. Yes, it is. मैं यही अभी ये बात मैं करूंगा, ये बात मैं कर रहा हूँ, ये रिसर्चेस वाली बात कर रहा हूँ। तो स्टेप वन जो है वो अचीवमेंट है। मैं आपको अपने क्लास वाले उसकी बात बता रहा था, तो दे थॉट के अभी हम लोग रिसर्च कर लेते हैं, हम लोग फोर्थ ईयर में जाकर स्टेप दे देंगे, दैट्स गुड। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अभी रिसर्च के लिए रिसर्च को अपना सारा टाइम दे दो, उसको सारा टाइम उस पर कंज्यूम कर लो, दैट्स गुड, दैट्स गुड, वो बुरी चीज नहीं। तो इट्स अबाउट योर प्रायोरिटीज कि अगर आप रिसर्च पहले करना चाह रहे हो या रिसर्च बाद में करना चाह रहे हो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आई वाज नॉट अ वेरी नर्डी स्टूडेंट या बहुत ज्यादा पढ़ने वाला स्टूडेंट। आई वाज लाइक मुझे बिल्कुल मतलब मैं पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। तो ये था कि अगर मैं रिसर्च स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैंने की है एक रिसर्च, लेकिन वंस आई स्टार्टेड इट आई वाज लाइक यार व्हाट इज दिस, आई डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स, दीज फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल वी हैड अ रिसर्च ऑन गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। तो व्हेन आई रेड, तो आई डिडंट न्यू एनीथिंग एक्सेप्ट द वर्ड डायबिटीज इन दैट। उसमें क्या फैक्टर्स इंक्लूड हो रहे हैं, किन लोगों को अफेक्ट कर रही है। इट वाज अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो मुझे वहां पर ये चीज रियलाइज हुई कि इफ आई हैव नो बैकग्राउंड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस रिसर्च। लेकिन अगर आप पढ़ने वाले बंदे हो, आपने मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अच्छे खासा आपने पढ़ा हुआ है, और अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हो तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन मुझ जैसा बंदा जिसको मतलब बिल्कुल पढ़ाई नहीं आती थी, और मतलब इतना वो फेमिलियर नहीं था एकेडमिक्स से, तो मैं रिसर्च अगर करने बैठ भी जाता तो वो एक वही था कि एक मैं स्टेटिस्टिशियन बन के रह जाता मैं। मतलब यह कि मुझे उसका पॉसिबल फायदा नहीं होना था उस चीज का। तो दैट्स व्हाई आई चोज नॉट टू डू रिसर्च रादर देन इन्वेस्ट माई टाइम ऑन स्टेप वन। फिर मेरा ये प्लान था कि मैं स्टेप वन दूंगा, स्टेप वन में ऑलरेडी मैं एक अपनी नॉलेज बेस बना लूंगा। आफ्टर आई हैव दैट नॉलेज बेस, तो मैं फिर अपने रेलिवेंट इंटरेस्ट के साथ अपनी रेलिवेंट फील्ड में रिसर्च करूंगा।
दैट वाज व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज। लेकिन अब इसमें दो तरह के लोग हैं ना, वही मैं बात कर रहा हूँ। एक वो है जिनको थोड़ा बहुत पढ़ाई में इंटरेस्ट है, जो लोगों ने पढ़ा हुआ है और मतलब उनको एक एज है कि वो रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं साथ साथ अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। और कुछ मुझे ऐसे लोग हैं जिनको मतलब नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ था अनफॉर्चुनेटली, तो उनके लिए रिसर्च करना मतलब मेरे लिए वो एक चीज इतनी ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं थी, क्योंकि वो हैंड्स ऑन नहीं थी। मैं अगर कर भी रहा था तो मैं मतलब पैसिवली कर रहा था, मैं उस चीज को समझ नहीं रहा था, तो उस चीज का मुझे फायदा नहीं था इन द लॉन्ग रन। और अब यूएसएमएलई की आप लोग बात करते हैं, तो यूएसएमएलई में जब भी आप रिसर्च प्रेजेंट करते हैं तो यस देयर आर डेफिनेट नंबर ऑफ रिसर्चेज यू हैव टू प्रेजेंट देम। इस तरह नहीं होता कि आप उनको अनलिमिटेड रिसर्चेज वो शो कर रहे हो। और जब आप उनको अपनी रिसर्च बताते हो, जिस तरह अगर किसी ने पोस्टर प्रेजेंटेशन की हो या किसी कॉलेज में जाकर यू हैव सम सॉर्ट ऑफ क्विज कंपटीशन, क्विज तो नहीं खैर, लेकिन पोस्टर कंपटीशन और वर्बल कंपटीशन रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में, तो यू नो कि वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज दिस रिसर्च अबाउट, आपने इसमें क्या किया था, आपका इसमें क्या था। लेकिन यूएसएमएलई में आपसे एक चीज एडिशनली पूछी जाती है, वो ये है कि आपका इसमें इंटरेस्ट क्या था और हाउ इट अलाइंस विद योर फील्ड। ये दो चीजें होती हैं जो यूएसएमएलई में जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो ये आपसे पूछी जाती हैं। तो you only include only those researches, um, never mind. So you only include those researches जो कि आपकी फील्ड से रेलिवेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इंटरनल मेडिसिन की रेजिडेंसी में अप्लाई करना है यूएस में, मैं उनको अगर कोई रिसर्च बता रहा हूँ जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द वे, लाइक साइकेट्री में है या किसी और चीज में, तो वो डेफिनेटली मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने फिर साइकेट्री परसू क्यों नहीं किया, या आपकी रिसर्च जो आप फील्ड जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो मैच के लिए उससे रेलिवेंट क्यों नहीं है। तो ये एक फैक्टर होता है रिसर्च करते हुए। और ये चीज और ये मेच्योरिटी आप में तभी आती है जब आपने कुछ पढ़ा हुआ हो, आपका बैकग्राउंड हो। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, फर्स्ट ईयर में आप रिसर्च कर रहे हो और आपको बिल्कुल मतलब ये पता नहीं है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, तो आप बिल्कुल हैप रिसर्च कर रहे होगे। तो मेरा सजेशन इसमें यही है कि यू शुड डू रिसर्चेस, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ये आपकी सीवी में प्लस पॉइंट होती हैं, बट ट्राई टू डू दो सॉर्ट ऑफ रिसर्चेस जो आपको आपकी इंटरेस्ट के साथ बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। अब मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं तो जब मैंने स्टेप 1 की तैयारी की थी, या जब मैं सेकंड ईयर में था, बल्कि अभी भी मुझे इतना बहुत ज्यादा वो नहीं पता। कुछ लोग होते हैं ना कि आई हैव टू गो टू न्यूरो सर्जरी, आई हैव टू गो फॉर कार्डियोलॉजी, तो मेरा इस तरह का इंटरेस्ट अभी डेवलप ही नहीं हुआ कि मैंने कहाँ जाना है। तो अब मैं रिसर्च करने बैठ जाऊं तो मुझे नहीं पता कि मैंने क्या करना है, तो दैट्स व्हाई आई डिडंट डू रिसर्च। बट ये है कि ये प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको बता दिए, एंड यू हैव टू डिसाइड एट योर ओन कि आपने क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी। आई कैन गिव एनी फाइनल वर्डिक्ट ऑन दैट। यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि क्या चीज आपको सूट करती है और क्या चीज सूट नहीं करती। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर में, अच्छा ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं, आई वाज व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो आई आल्सो जॉइंड दी सॉर्ट ऑफ वेबिनार्स एंड स्टफ। I want to go in pharmacology or biochemistry. What type of research I should do? अच्छा, फार्माकोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री अगर आप थोड़ा सा प्रोग्राम्स में जाकर देखो ना, तो उसमें होता है इंटरनल मेडिसिन होता है उनका, पीडियाट्रिक्स होता है, लाइक देयर आर डिफरेंट। वो मैं उस आपके साथ शेयर कर दूंगा कि व्हाट आर द पॉसिबल फील्ड्स। फिर एक क्वेश्चन आया था सर्जरी से रिलेटेड कि जब आप सर्जरी में जा सकते हो नहीं जा सकते हो, तो उस पर भी बात करनी है। तो वो फील्ड्स पर मैं आफ्टर दिस स्लाइड में थोड़ी सी बात कर लूंगा कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं और आप उनके लिए कौन सी रेलिवेंट रिसर्चेस कर सकते हो। बाकी आपके पास रिसर्च मेंटोर्स अवेलेबल होते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ रिसर्च मेंटोर्स इन माय क्लास। आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन टॉक टू देम एंड दे विल गेट यू अ मोर बेटर आइडिया कि व्हाट इज गुड, बिकॉज आई एम नॉट दैट मच गुड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लॉट ऑफ रिसर्चेस, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई कैन नॉट गिव अ फाइनल वर्डिक्ट ऑन दैट। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। बाकी यू कैन कनेक्ट विद दोज पीपल एंड यू विल गेट अ मोर क्लियर आइडिया कि either you should go for it or not go for it. Okay, okay. We'll work on that. We'll work on that. ओके, क्वेश्चंस को लास्ट में एड्रेस करेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चंस रेलिवेंट थे, तो आई थॉट कि वी शुड कवर देम अप। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में आप लोग क्या कर सकते हो। तो फर्स्ट एड का तो मैंने आपको बता दिया है, फर्स्ट एड आपने लेके रख लेनी है अपने साथ। और दूसरा ये है कि अगर आप लाइक इफ यू वांट टू टेक लेक्चर्स, तो बीएनबी है या बूट कैंप है, वो लेक्चर रिसोर्सेज में बात करेंगे। बूट कैंप है, बीएनबी है, ये बिल्कुल स्टेप रेलिवेंट लेक्चर्स है ना, मतलब इन्हें फालतू चीज कोई भी नहीं होती। तो यू कैन यूज देम एज अ सप्लीमेंट्री सोर्स विद योर कन्वेंशनल सोर्सेज। इस तरह नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बस लेकर बैठ जाओगे बुक और 6-6 7-7 घंटे पढ़ोगे। आई वुड हाईली डिस्करेज दैट। उसकी रीजन ये है कि स्टेप्स की जर्नी बहुत टायरसम होती है, फैटिगिंग जर्नी होती है। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही अगर अपने आप को बर्डनाइज कर लोगे, इवन ये पॉइंट आगे लिखा हुआ भी है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। What kind of lectures are free? Boot camp and BNB, इनके लिंक्स अवेलेबल होते हैं, मेगा लिंक्स। आई विल ट्राई टू शेयर, अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं इसी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और अगर नहीं है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि बीएन जो आईएमडी ऐप होती है उसमें सारी चीजें एट इन वन प्लेटफॉर्म आपको मिल जाती हैं। थोड़ा सा वो इतना कॉस्टली भी नहीं होता, बट आई थिंक यू शुड गेट दैट टू अवॉइड हैपेजेडनेस एंड एवरीथिंग। ओके, परफेक्ट 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 परफेक्ट। अच्छा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो मेरा सजेशन वो ये है कि यू शुड ट्राई टू बी, मतलब ये है कि आप अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थोड़ी बहुत करो, ताकि आपको फिर ये रिग्रेट ना हो कि आपने मेडिकल स्कूल में आने के बाद कुछ भी नहीं किया। ठीक है ना? बिकॉज ये है कि जब आप थर्ड ईयर में स्टेप 1 स्टार्ट कर देते हो, या चलो आप
जो कम से कम जो डेडलाइन है वो ये है कि आपने थर्ड ईयर में स्टार्ट करना है। थर्ड ईयर में आपने स्टार्ट कर दिया, साथ आपने रिसर्च भी स्टार्ट कर दी, फिर आपने फोर्थ ईयर में स्टेप टू की प्रिपरेशन कर ली, 1-2 साल आपने उस पर लगा लिए, फिर फाइनल ईयर है, फिर हाउस जॉब है, फिर एवरीथिंग। तो जो आपका एक मेड स्कूल लाइफ फन होता है ना, वो कहीं मिस हो जाता है। और इवन अभी जो लोग स्टेप पास कर ले, जो लोग मैच कर जाते हैं, उनसे अगर कोई पूछता है ना कि व्हाट डिड यू मिस, तो वो जैसे कि हम लोगों ने फन नहीं किया, हमने एंजॉयमेंट नहीं की। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट किया एंड आई हैव नो रिग्रेट्स, आई हैव जीरो रिग्रेट्स के मैंने एंजॉयमेंट किया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। तो ये है कि थोड़ा सा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अपने आप को बैलेंस करके चलें, स्टडी गुड, फर्स्ट एड पढ़ें, जो रेलिवेंट लेक्चर रिसोर्सेज हैं उनको यूज करें, लेकिन अपने आप को मेंटली फटीग करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप मेंटली आप लोग एक चीज को आप 10 दफा पढ़ चुके हो ना, जब आप 11th टाइम पढ़ने बैठोगे उस चीज को, तो आप यू विल फील टायर्ड टू रीड दैट थिंग अगेन। तो मेक एक नोवेलिटी का फैक्टर उसमें लाजमी रखो कि कोई चीज अगर आप पढ़ने बैठो तो वो आपको बोर ना करे। तो इसके लिए वट आई विल सजेस्ट के ट्राई टू डू अ माइल्ड प्रिपरेशन इन योर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। फर्स्ट एड पढ़ो, फर्स्ट एड पढ़ने से कोई मना नहीं कर रहा, लेक्चर्स लेने से कोई मना नहीं कर रहा, बट ये है कि वो जो डेडिकेट होकर पढ़ना होता है ना, डोंट डू दैट। क्योंकि डेडिकेटेड टाइम आपका थर्ड ईयर में स्टार्ट होगा, या जब आपने स्टेप देना होगा उसके 6, 7, 8, 9 महीने पहले स्टार्ट होगा। उससे पहले आपको बहुत ज्यादा ओवर बर्डनाइज करने की जरूरत नहीं है अपने आप को। फिर उसके बाद है मैनेजिंग कॉलेज विद प्रिपरेशन। तो डेफिनेटली इट्स डूएबल, थोड़ा बहुत आपको चीज़ों को अप डाउन करना पड़ता है। ओके ओके, आई जस्ट फिनिश माय पॉइंट, बस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से रेलिवेंट यही बात थी। लेकिन इफ यू आर वेरी वेरी क्यूरियस के हमने करना है, और एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, यू कैन इवन ट्राई डूइंग फ्लैश कार्ड्स। अनकी के फ्लैश कार्ड्स होते हैं, वो मैं इधर मेंशन करना भूल गया हूँ, फर्स्ट एड एंड लेक्चर्स के साथ, दैट इज फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड्स की आदत अपनी बना लें कि मतलब मैंने डेली फ्लैश कार्ड्स करने हैं, 100 फ्लैश कार्ड्स करने हैं, 50 फ्लैश कार्ड्स करने हैं, तो वो एक लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए इट्स अ गुड थिंग, और वो मेंटली इतना आपको बर्डनाइज भी नहीं करती चीज। तो फ्लैश कार्ड्स भी आप कर सकते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। सो दैट्स द मोस्ट यू कैन डू इन योर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। और एक और चीज़ है, जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर रहे हो तो जिस तरह इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान या केपीके का जो सिस्टम है, आई एम फ्रॉम हैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर, तो यहाँ पर इस तरह है कि फर्स्ट ईयर में यू हैव सीवीएस का, यू हैव सीवीएस, यू हैव इम्यूनोलॉजी, यू हैव रिस्पायरेटरी सिस्टम, एंड यू हैव योर इम्यूनोलॉजी एंड ब्लड। ये वाले सिस्टम्स आपके फर्स्ट ईयर में। फिर सेकंड ईयर में न्यूरो एनाटॉमी होती है, न्यूरोलॉजी होती है, एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव सॉरी एमएसके भी होती है फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर में भी न्यूरोलॉजी न्यूरो एनाटॉमी है, अलॉन्ग साइड आपके पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, एंड थर्ड पे आपके पास जो थर्ड ब्लॉक होता है, यू हैव रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम, ऑल दिस नेफ्रो एंड ये सारी चीजें होती हैं। तो ये आपका फर्स्ट ईयर का 40% बनता है, आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कोर्स। अगर आप यही चीजें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अच्छे तरीके से कर लो ना, लाइक आप साथ साथ फर्स्ट एड यूज करो, साथ साथ आप बूट कैंप के लेक्चर्स या जो भी पीएनबी के लेक्चर्स हैं वो यूज करो, और साथ साथ फ्लैश कार्ड्स यूज करो, तो आप ये ना समझो कि आप ब्लैक कर रहे हो, आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा चीजें कवर कर रहे हो। एंड अगर आप इससे भी ज्यादा करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, बट ये है कि उस चीज का फायदा नहीं है। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी सेकंड ईयर में बैठ के पढ़ रहे हो, या जो आपके साथ रेलिवेंट नहीं है अभी वो पढ़ रहे हो, तो उस चीज का फायदा नहीं है आपको, क्योंकि वो भूल जाएगी। द थिंग इज कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हो, आपकी मेमोरी से वो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद वो चीज फेड आउट हो जाती है, एंड यू ऑल विल एग्री विद दैट कि इस तरह होता है हमारे साथ। तो मेक श्योर कि आप वही चीज करो जो आपको मतलब बेनिफिट दे रही हो, लाइक आपको साथ कॉलेज में भी हेल्प कर रही हो, और आपको बूट कैंप और बीएनबी विच इज बेटर। ये जब हम इस पे जाएंगे लेक्चर रिसोर्सेज पे, तो इस पे बात करेंगे, बट विल टॉक अबाउट दैट। अच्छा, फोर्थ ईयर, डेफिनेटली आई टॉक अबाउट दैट। फोर्थ ईयर की बल्कि इवन मैंने बात की भी है कि वो तो डेफिनेटली इट्स अ एक्शन टाइम फॉर यू। फोर्थ ईयर में बस लग जाओ पढ़ाई पर, और जस्ट डू योर पढ़ाई एंड एवरीथिंग। वहां पर आपके पास ये वाला मार्जिन नहीं है कि फन भी करना है और कुछ भी करना है। अगर आपने देना है तो बस फोर्थ ईयर में आप साथ साथ सब्जेक्ट्स के साथ लेकर चलो चीजों को, और यू स्टार्ट दैट। अच्छा, सेकंड ईयर तक यहाँ पर कवर हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड ईयर पे। जैसे ही आप थर्ड लाइक सेकंड ईयर में मैंने चीजें बता दी हैं कि आपने किस तरह लेके चलना है। जोन सी भी चीज आप कॉलेज